स्क्रीन से हरि ओम। ध्वनिः श्रूयते? आम् महोदय। आम् महोदय। कथं सन्ति भवन्तः तत्र? स्वास्थ्यं सर्वेषां समीचीनं वर्तते? आम् महोदय। अस्तु तर्हि उत्तमं, प्रारम्भयामः। तो सबसे पहले एक विचार आप सभी के सामने है कि अभी सभी हम किसमें हैं? आप सभी किसमें हैं? शिक्षा शास्त्री में हैं, छात्राध्यापक हैं। और छात्राध्यापक अभी आप चूंकि हैं और कुछ काल के बाद आप क्या हो जाएंगे? केवल अध्यापक हो जाएंगे, छात्र नहीं रहेंगे। तो जब आप अध्यापक रहेंगे उस समय पर जब आप बच्चों को पढ़ा रहे होंगे, ठीक, या तो आप जिस समय इंटर्नशिप में पढ़ा रहे होंगे या भविष्य में जब आपकी सरकारी नौकरी लग जाती है उस समय पे जब आप बच्चों को पढ़ा रहे होंगे, तो उस समय आप लोगों का बच्चों को पढ़ाते समय प्रधान रूप से क्या ध्येय होगा? आपका या अन्य भी जो कोई शिक्षक होता है, जैसे हमारे ही शिक्षक हैं, तो उनका पढ़ाते समय प्रधान रूप से क्या ध्येय होता है छात्र के प्रति? ये मुझे आप लोग बताएं। सभी बालकों का सर्वांगीण विकास और अपने विषय को अच्छे से अच्छे समझा पाना। हाँ, अन्य कोई? यही कि बच्चे को जहाँ समझ में नहीं आ रहा उसे पूर्ण रूप से समझ में आना चाहिए। बहुत सुंदर। और कोई? ये कि हम छात्र को उसके बौद्धिक स्तर के अनुकूल उसको जो हमारा विषय है उसको अधिगम करने में पूरी सहायता कर सके। पूरी क्लास को एक साथ लेके उसका विकास करना सबका। ठीक, बहुत सुंदर। पहुंच पा रहे हैं आप, परंतु मेरा वाक्य सुनिए। प्रधान, प्रधान क्या है? छात्र सभी शिक्षक पढ़ाता सभी बच्चों को विषय समझ में आ जाए, ऐसे मतलब पढ़ाए, वो जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को समझ में आ जाए। हाँ, देखिए करीब करीब आप पहुंच चुके हैं, परंतु सबसे प्रधान जो होता है शिक्षक का ध्येय वो होता है छात्र में व्यवहार बनाना, ठीक है? या व्यवहार परिवर्तन करना या व्यवहार बनाना ही एक शिक्षक का प्रधान ध्येय होता है। जब आप टीचिंग में जाएंगे, जब आप पढ़ाने जाएंगे, तो उस समय पर आपके पास कई प्रकार की बुद्धियां आएंगी। एक जो कोमल बुद्धि होंगी, उनमें आपको व्यवहार बनाना होगा, ठीक, समझ रहे हैं? उसके उपरांत कई ऐसी बुद्धियां होंगी जिनके व्यवहार में क्या नहीं होगा, सौम्यता नहीं होगी, तो उनके व्यवहार को आपने परिवर्तित करना है, ठीक है? तो ये चीज समझनी है कि इस शिक्षक का ध्येय प्रधान क्या है? व्यवहार बनाना या व्यवहार में परिवर्तन करना, ठीक है जी। हाँ, अच्छा। अब देखिए, हमारा विषय क्या है? तकनीकी है। क्या विषय है हमारा? तकनीकी। और आपको अनुमान लग गया होगा कि आज हम तकनीकी किस में पढ़ेंगे? व्यवहार ऑनलाइन शाबाश, व्यवहार में। तो आज हमारा विषय क्या है? व्यवहारजन्य तकनीकी, ठीक है? प्रधान विषय हमारा शिक्षणाधिगमयोः तकनीकी, और उसके भीतर हमारा विषय है व्यवहारजन्य तकनीकी। तो आज हम इसको जानेंगे और उसके उपरांत हम जानेंगे अनुदेशनात्मक उद्देश्याः। व्यवहारजन्य तकनीक्यां अनुदेशनात्मक उद्देश्याः के भवन्ति, अपि च अभिप्रायः
कः वर्तते? अस्तु। आम् महोदय। आम् महोदय। तो तर्हि अग्रे सरामः। आपको पीपीटी दिख रहा है? जी। अच्छा, अब देखिए व्यवहार जन्य तकनीकी, इसको इंग्लिश में कहते हैं बिहेवियर टेक्नोलॉजी। क्या कहते हैं? बिहेवियर टेक्नोलॉजी। सर थोड़ा जूम कर दीजिए। अच्छा, इतना पर्याप्त है? हाँ जी ठीक है, अब ठीक है, बढ़िया। अच्छा, अब सबसे पहले हमें व्यवहार जन्य तकनीकी इस शब्द को समझना होगा। ठीक, तो व्यवहार जन्य तकनीकी जो है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है। द्विशब्दाभ्याम विनिर्मितो व्यवहार तकनीकी शब्दः व्यवहार तकनीकी। ठीक, तो इसका पूर्ण रूप बन जाएगा व्यवहार तकनीकी, और इसके मध्य में जन्य शब्द आया है। ये इसका बड़ा ही सुंदर अर्थ बना देता है, व्यवहार जन्य तकनीकी। तो इसका अर्थ आएगा व्यवहाराय जनिता या तकनीकी सा व्यवहार तकनीकी, अर्थात व्यवहार के लिए जो तकनीकी प्रयोग में लाई जाए वो क्या होती है? व्यवहार तकनीकी होती है। ठीक है जी महोदय। अस्तु। इसके बाद व्यवहार तकनीकी को हम विस्तृत रूप से समझते हैं। तो व्यवहार तकनीकी का जो मुख्य उद्देश्य है वो व्यवहार में परिवर्तन करना होता है। और अब प्रश्न उठता है कि किसके व्यवहार में परिवर्तन करना होता है? व्यवहार जन्य तकनीकी। तो व्यवहार तकनीकी जो है, व्यवहार जन्य तकनीकी जो है वो दोनों के ही व्यवहार में परिवर्तन करती है। दोनों किनके? एक शिक्षक के और दूसरा छात्र के। ठीक है, हाँ। तो व्यवहार परिवर्तनम शिक्षायां मुख्योद्देश्यं भवति। शिक्षा प्रक्रियायां व्यवहाराध्ययनस्य विशेष महत्वं भवति। अतएव व्यावहारिक तकनीकी शैक्षिक तकनीक्या महत्वपूर्ण एकम अंगम अस्ति। इसीलिए ही शैक्षिक तकनीकी का एक अंग है व्यवहार तकनीकी। ठीक, क्योंकि शिक्षण तभी ही सफल होता है जब छात्र में व्यवहार बन जाए। व्यवहार कुशल जब छात्र होता है तभी शिक्षण क्या होता है? संपन्न होता है। इतना समझ में आ गया? जी सर। जी। इसके बाद आप देखिए कि व्यवहार तकनीकी के विषय में कह रहे हैं कि इयं तकनीकी शिक्षणाधिगमयोर मनोवैज्ञानिक सिद्धांतानां प्रयोगे विशेष निर्देशान ददाति येनापेक्षित परिवर्तनम स्यात् छात्रेषु। ठीक, कि यह जो तकनीकी है वह शिक्षणाधिगम और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों, शिक्षणाधिगम में, शिक्षण में और अधिगम में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग में विशेष निर्देश को देती है। तो यह व्यवहार तकनीकी जो है वो मनोविज्ञान को भी, साइकोलॉजी को भी साथ में लेते हुए शिक्षण की प्रक्रिया को संपन्न करती है। इस व्यवहार तकनीकी में ही हम जानते हैं कि मनोविज्ञान का प्रयोग अपने शिक्षण में किस प्रकार एक शिक्षक को करना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए ही पूर्व में अभी कहा कि यह जो व्यवहार तकनीकी है, इयं व्यवहार तकनीकी व्यवहारे परिवर्तनम करोति शिक्षकस्य छात्रस्य चापि। अस्तु, यह व्यवहार तकनीकी जो है वह शिक्षक में भी क्या करती है? व्यवहार का परिवर्तन करती है और छात्र में भी। क्योंकि जब तक शिक्षक के व्यवहार में परिवर्तन नहीं आएगा तावत पर्यंतम छात्रस्य व्यवहारे अपि परिवर्तनम न भवितुम अर्हति। तब तक छात्र के भी व्यवहार में परिवर्तन नहीं हो सकता। अच्छा, अब देखिए इतनी हमने अभी तक तकनीकी पढ़ ली गई है। उन तकनीकियों में किसी ना किसी का कोई ना कोई प्रवर्तक रहा है। ठीक, तो इस व्यवहार तकनीकी के प्रवर्तक स्किनर महोदय को माना जाता है। अब ये प्रवर्तक माने कैसे गए? तो यह बात हमको समझनी होगी कि प्रवर्तक ऐसे माने गए कि इन्होंने
व्यवहार तकनीकी के विषय में कुछ अपने मत जैसे ही रखे, वैसे ही विद्वानों ने इनको प्रवर्तक बना दिया। ठीक, तो अब वो मत क्या रहे, तो स्किनर महोदय का यहाँ पर मत दिया गया है। इत्यस्यानुसारम व्यवहारः मानवगत्याम अथवा काचित् संदर्भ रचनायाम तस्यांशो वर्तते यह जीवः सोद्देश्य क्षेत्रात् साक्षी क्षेत्राद् वा प्राप्नोति। यानी व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र से, उद्देश्य क्षेत्र से कुछ ना कुछ सीखते ही जाता है। ठीक, यानी प्रातः उत्थाय शयन पर्यंतम किमपि कार्यम तु जीवने भवत्येव तस्यां दिनचर्यायां अनेकानि तादृशानि उदाहरणानि वा स्थितयः आगच्छन्ति यस्मिन् व्यक्तिः किमपि जानात्येव। तो कुछ ना कुछ वह सीखता रहता है। तो व्यवहार तकनीकी तद विज्ञानम वर्तते येन शिक्षायाः क्षेत्रे शिक्षकाणां व्यवहाराध्ययनम विधीयते। तो इनका क्या मानना है कि व्यवहार तकनीकी वह विज्ञान है जिसके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अब इन्होंने यह नहीं किया कि छात्र के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इनका मत क्या है, यह बात ध्यान में रखना कि इनका जो मत है वह शिक्षकों के व्यवहार के अध्ययन में है। स्पष्ट हुआ जी? हरिओम। हाँ, तो यह बात नोट करने वाली है। ठीक, इन्होंने छात्र के व्यवहार के अध्ययन की बात नहीं करी, शिक्षकों के व्यवहार की अध्ययन की बात करी। आगे अस्याः तकनीक्याः प्रमुखोद्देश्यं शिक्षणादिगमयोः प्रक्रियायाः परिवर्तन कार्यम भवति। ठीक है, कि इस तकनीकी का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वह शिक्षणाधिगमयोः प्रक्रियायाः, शिक्षण और अधिगम दोनों की प्रक्रिया का परिवर्तन कार्य होता है। ये न जिससे छात्रेषु सरलतया वांछित परिवर्तनम भवितुम शक्यात्, जिसके द्वारा छात्रों में सरलता से वांछित परिवर्तन किया जा सके। ठीक, तो अब हम इतना विषय पढ़ चुके हैं। प्रारंभ में मैंने व्यवहार जन्य तकनीकी इस शब्द का अर्थ बतलाया था, तो कोई बताए जरा वो व्यवहार जन्य तकनीकी शब्द का अर्थ क्या बतलाया गया था? व्यवहार जनिता तकनीक, शिक्षक और छात्र के व्यवहार का परिवर्तन। नहीं, ये आप परिभाषा बतला रही हैं। क्या बताना है? शब्द का अर्थ बतलाना है, क्योंकि हमारा विषय है व्यवहार जन्य तकनीकी और ये विषय ऐसे हैं ये हमें भ्रम में डालते हैं। तो जब तक हमें इनका मूल अर्थ पता नहीं चलेगा तब तक हम इनको समझने में भ्रम में ही रहेंगे, है ना? तो हमारा जो सिलेबस है उस सिलेबस में क्या है, हाँ, भ्रम में डालने वाले इतने बड़े शब्द प्रयोग किए गए हैं कि उनका अर्थ ही स्पष्ट नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें किस पर ध्यान देना है? व्यवहार जन्य तकनीकी, इस शब्द पर ही ध्यान देना है। तो बताओ जरा, व्यवहार जन्य तकनीकी का क्या अर्थ बतलाया था महोदय जी? व्यवहार जनित, व्यवहार के लिए प्रयोग में जो तकनीकी लाई जाती है उसे व्यवहार जन्य कहते हैं। हाँ, शाबाश। व्यवहाराय जनिता या तकनीकी सा व्यवहार तकनीकी, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो इस बात को सभी नोट कर लेंगे, क्योंकि जब तक विषय स्पष्ट नहीं होगा तब तक आगे उसके विषय में कुछ भी स्पष्ट होना कठिन होगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कह रहे हैं कि अंतः क्रियायै रियम तकनीकी शाब्दिका शाब्दिकयोर व्यवहाराणाम अध्ययनम परिमार्जनं च करोति। तो अंतः क्रिया के लिए वर्बल और नॉन वर्बल, शाब्दिक और अशाब्दिक। शाब्दिक माने बोलो, शाब्दिक माने वर्बल, अशाब्दिक माने नॉन वर्बल, अर्थात जो कहा जा सके और जो न कहा जा सके। यानी शिक्षक जब क्लास में होता है, यानी जब आप भविष्य में
क्लासरूम में पढ़ा रहे होंगे तो उस समय दो प्रकार का कम्युनिकेशन संप्रेषण आप करेंगे। एक वर्बल होगा, शाब्दिक होगा, दूसरा नॉन वर्बल होगा, अशाब्दिक होगा। तो छात्रों के साथ आप शाब्दिक रूप में बोल करके भी कम्युनिकेशन करेंगे और दूसरा न बोलते हुए भी। केवल आपका देखना, केवल आपका खड़ा होना और केवल आपके हाथों का संचालन, यह सब व्यवहार के ही अंतर्गत आएगा। और यह व्यवहार, यह कम्युनिकेशन रूपी व्यवहार आप कक्षा में करेंगे। तो यह जो तकनीकी है, यह अंतः क्रियाएं जो है शाब्दिक और अशाब्दिक, इन दोनों प्रकार के व्यवहारों का परिमार्जन करती है। इसीलिए व्यवहार तकनीकी शिक्षक को सीखनी बहुत आवश्यक है। व्यवहार तकनीक्याः इदमेव महत्वम वर्तते। इतना स्पष्ट हो गया? जी महोदय। जी महोदय। यहां तक में किसी का कोई प्रश्न? अस्तु तर्हि अग्रे सरामः। अच्छा, अब पुनः कहते हैं अध्यापकानां व्यवहार निरीक्षणस्य विकासः तकनीक्याम् अस्यां दृश्यते। अब इस व्यवहार तकनीकी में, अस्यां व्यवहार तकनीक्यां न केवलं शिक्षकस्य व्यवहार परिवर्तनं क्रियते, अपितु तस्य व्यवहारस्य यः विकासो भवति तस्य विकासस्य अपि अवलोकनं क्रियते। तो इस व्यवहार तकनीकी के द्वारा न केवल शिक्षक का व्यवहार परिवर्तन किया जाता है, अपितु उसके विकास पर भी, उसके व्यवहार के विकास पर भी ध्यान दिया जाता है कि पहले यह शिक्षक कैसा व्यवहार कर रहा था और अब जो यह शिक्षक है कैसा व्यवहार कर रहा है। ठीक? हाँ, तो जैसे आगे इसके उदाहरण जब आप देखेंगे तब इसको स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे। जैसे व्यवहार तकनीकी के केंद्रों में आप समझेंगे, शिक्षा शास्त्र विभाग को ही समझेंगे कि व्यवहार तकनीकी का केंद्र क्या बनेगा? शिक्षा शास्त्र विभाग बनेगा। क्यों? क्योंकि वह क्या कर रहा है? शिक्षक के व्यवहार में परिवर्तन कर रहा है और परिवर्तन करने के साथ साथ उसके व्यवहार में कितना विकास हुआ है, परिवर्तित जो उसका व्यवहार है उसके विकास में कितना परिवर्तन हुआ है, यह भी नोटिस कर रहा है कि नहीं? हर समय मूल्यांकन बताया जाता है कि पहले आप कैसे थे और अब आप कैसे हो चुके हैं। तो यही क्या है? व्यवहार तकनीकी है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। व्यवहार जन्य तकनीक क्या मन्यते यत् कोपि जन्मनो न शिक्षको भवति प्रशिक्षण संस्थासु शिक्षका निर्मीयन्त इति। ठीक है? तो व्यवहार जन्य तकनीकी के द्वारा माना जाता है कि कोई भी जन्म से शिक्षक नहीं होता है, अपितु प्रशिक्षण संस्थाओं में शिक्षकों का निर्माण किया जाता है। जैसे हमने वह श्लोक पढ़ा था, श्लिष्टा क्रिया कस्य चिदात्म संस्था संक्रांतिरन्यस्य विशेष युक्ता। वहां पर 3 प्रकार के शिक्षक बतलाए गए थे। एक जो जन्म से ही कुछ विशेष विशिष्टता को लिए उत्पन्न होता है, दूसरा मेहनत करता है और तीसरे को तीसरा इन दोनों को मिलकर के बनता है। ठीक? तो यहाँ पर व्यवहार तकनीकी का अपना एक मत है कि शिक्षक जन्म से नहीं होता है, अपितु प्रशिक्षण संस्थाओं में निर्माण किए जाते हैं। तो व्यवहार जन्य तकनीकी के प्रशिक्षण संस्थान कौन से होंगे? जरा कोई बतलाए। विद्यालय, गुरुकुल। हाँ जी, विद्यालय। ठीक, और कोई? सबसे पहले तो अपना परिवार ही होता है जिससे प्रशिक्षण मिलता है। हाँ, परंतु वह औपचारिक रूप से प्रशिक्षण संस्थान में नहीं आएगा ना। व्यवहार जन्य तकनीकी प्रशिक्षण ऑफिशियल अगर हम बोलें तो जितने भी बीएड विभाग हैं, शिक्षा शास्त्र विभाग हैं या डीएलएड हैं, जो कि बच्चों के अध्ययन से जुड़े हुए हैं, जिनका टीचरों का जो निर्माण कर रहे हैं, वे सभी आएंगे इसके अंतर्गत। बहुत बढ़िया। यह व्यवहार जन्य तकनीकी के प्रशिक्षण संस्थान। तो अब आगे कह रहे हैं व्यवहार तकनीकी वा बोधयति यत्
शिक्षकाणां व्यवहारे कीदृशो व्यवहारोपेक्षते केन विधिना च परिवर्तनं विधातव्यम यस्माद्धि तेषां कौशल विकासो स्यात्। कि यह जो व्यवहार तकनीकी है यही बतलाती है कि शिक्षकों के व्यवहार में किस प्रकार का व्यवहार अपेक्षित है, ठीक है, और किस विधि से इसका परिवर्तन किया जा सकता है। अब जैसे पढ़ाते समय कोई शिक्षक किसी का फोन आया और वो फोन पर बात करने लगा। अब उसकी पुरानी आदत थी कि जब भी फोन आए वह उठा करके बात करने लग जाए, परंतु जब वह क्लासरूम में था, पढ़ा रहा था, तो तब उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, परंतु उसकी पुरानी आदत थी, उसने ऐसा ही किया। ठीक, तो यह क्या है, व्यवहार के अननुकूल है, अनुकूल नहीं है, विपरीत है, तो प्रतिकूल है। तो इसीलिए इसको ही परिवर्तन की आवश्यकता है और व्यवहार तकनीकी ही यह बताएगी कि यहाँ पर किस प्रकार का कार्य करना चाहिए था। एक पहले भी हमारे सामने दृष्टांत आया था कि व्यवहार तकनीकी का दृष्टांत यह आया है कि कोई मैडम क्लासरूम में पढ़ाने गई और किसी बच्चे ने उस पर चौक मार दी, और अब वह क्या हो गई, वहां से मतलब नाराज होकर के या उसको न संभाल पाने के कारण वहां से रोते हुए चली गई। परंतु यहाँ पर क्या क्रिया अपेक्षित थी, और पुनः जब कोई अन्य शिक्षक आया, उन्होंने किस प्रकार का व्यवहार करके उस कक्षा को संभाला। तो यही क्या सीखने की जरूरत है, व्यवहार तकनीकी में यही सीखा जाता है और यही सीखा भी है। ठीक, तो यही व्यवहार तकनीकी हमें सिखाती है। अच्छा, आगे हम इस व्यवहार तकनीकी के कुछ उदाहरण देखते हैं। इसके उदाहरण में माइक्रो टीचिंग जो आगे करवाई जाएगी, टी ग्रुप ट्रेनिंग होती है, ठीक, और टीम टीचिंग होता है। ठीक, तो यही सब क्या है, व्यवहार तकनीकी के उदाहरण है। ठीक, अब हमारा आगे विषय और भी है कि अनुदेशनात्मक उद्देश्याः। तो अनुदेशनात्मक उद्देश्य को जानने से पूर्व अपेक्षित है कि हम अनुदेशन को जाने। तो अनुदेशनम नाम बतलाते हैं कि सरल भाषायां अनुदेशन शब्दस्य अर्थः सूचनां दातुम आदेशम दातुम वा प्रयुज्यते। तो अनुदेशन का अर्थ जो है वह सूचना देने के लिए और आदेश को देने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो अनुदेशन का आंग्ल भाषा में अर्थ क्या है, इंस्ट्रक्शन। ठीक, यथा शिक्षकः कक्षायां गत्वा पूर्वे अनुदेशनं ददाति, निर्देशं ददाति यत् केन प्रकारेण किं भविष्यति, कथं पठितव्यं, केन विधिना च कर्तव्यं। तो एवं ही प्रकारेण ये निर्देशाः भवन्ति ते सर्वे अनुदेशनम इति नाम्नापि उच्यन्ते। ठीक है, तो वही सब निर्देश क्या कहलाते हैं, अनुदेशन भी कहलाते हैं। और इसके विषय में हम जानेंगे अनुदेशन के बारे में, क्योंकि उनके उद्देश्यों को हमने जानना है। ठीक है, तो कक्षा शिक्षणे अनुदेशन शब्दस्य वास्तविकम रूपम वयम प्राप्नुमः। कक्षा शिक्षण में अनुदेशन शब्द का वास्तविक रूप हमें देखने को मिलता है, जैसे अभी आपको उदाहरण प्रस्तुत किए गए कि शिक्षक छात्र कक्षा में जाता है और किस किस प्रकार के इंस्ट्रक्शन देता है। कक्षायाः अध्यापन काले शिक्षकः यत् कार्यं करोति तत् विषयं छात्राणां समीपं प्रसारयितुं तत् निर्देशः अनुदेशनम इति कथ्यते। वही कहा है इन्होंने कि शिक्षक जब कक्षा में जाता है तो किस प्रकार से शिक्षण प्रक्रिया को प्रस्तुत करना है, इसके लिए शिक्षण प्रक्रिया को अथवा करवाना है, इसके लिए जो निर्देश देता है वह क्या है, अनुदेशन है। ठीक, और अनुदेशन के विषय में और भी कहते हैं कि अपि च शिक्षक छात्रयोर मध्ये पाठ्यक्रम ज्ञानस्य आदान प्रदानस्य प्रक्रिया अस्ति अनुदेशनम। कि शिक्षक और छात्र के मध्य पाठ्यक्रम के ज्ञान का आदान प्रदान की जो प्रक्रिया है वह क्या है, अनुदेशन है। जब तक अनुदेशन नहीं दिया जाएगा तब तक भली भांति यह नहीं कह सकते कि शिक्षण हो पाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसके उद्देश्य यहाँ पर दिए गए हैं। व्यवहार अनुदेशनात्मक उद्देश्य है कि कक्षायाम व्यवस्था करणम, इसके उद्देश्य है। क्रमानुकूल कक्षा संचालनाय,
अनुदेशन क्या था कि कक्षा में शिक्षक के द्वारा दिए गए निर्देश, उन निर्देशों का क्या उद्देश्य होगा, तो यहाँ दिया गया है कक्षायाम व्यवस्था करणम, कि कक्षा में भैया छात्र शिक्षक को क्या करनी है, व्यवस्था करनी है। क्रमानुकूल कक्षा संचालनाया, क्रमानुकूल कक्षा के संचालन के लिए किसी न किसी शिक्षण प्रक्रिया का कोई ना कोई क्रम तो होता ही है, तो उस क्रम से कक्षा को चलाने के लिए क्रमानुकूल कक्षा संचालनाय अनुदेशन आवश्यक है, यही उसका उद्देश्य है। निश्चितोद्देश्यानाम प्राप्ति ही, कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं ठीक शिक्षण करने के, अनुदेशन देने के, तो वह निश्चित उद्देश्य होते हैं कि भली भांति ये जो छात्र हैं इन छात्रों को ज्ञान हो पाए, तो यही क्या है, इसके निश्चित उद्देश्य हैं, तो इनकी प्राप्ति ही अनुदेशन का उद्देश्य है। और दूसरा है छात्र केंद्रित क्रियार्थम, कि भैया छात्र भी अपनी प्रतिभा को प्रस्तुत करे, छात्र भी शिक्षण में प्रतिभाग करे, यही एक इसका और उद्देश्य होता है। अब हम जानेंगे अभिप्राय को। तो अब मुझे कोई यह बतलाए कि उद्देश्य और अभिप्राय में क्या अंतर होता है। उद्देश्य हमारा एक निश्चित बिंदु होता है और अभिप्राय हमारा समझाने का प्रयास होता है। काफी हद तक ठीक है, परंतु अभिप्राय और उद्देश्य होते एक ही हैं, समझ रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। यदि यहाँ पर अगर समझ नहीं पाए तो यह बड़ी शंका पैदा करेगा मन में कि उद्देश्य और अभिप्राय दोनों पर्यायवाची शब्द हैं, परंतु यहाँ पर अभिप्राय शब्द को लिया गया है कि कहना क्या चाहते हैं, अनुदेशन से कहना क्या चाहते हैं। उद्देश्य उसका हेतु हो गया, प्रयोजन हो गया, और अभिप्राय उसकी परिभाषा की ओर संकेत करता है। ठीक है, तो अब कह रहे हैं जी, अनुदेशनात्मक अभिप्रायण अर्थो वर्तते यत् कक्षा शिक्षण प्रक्रियाया सुनियोजनम। इसका अभिप्राय है अनुदेशन का कि कक्षा शिक्षण प्रक्रिया का सुनियोजन करना। ठीक है जी सर। अस्तु, इसके उपरांत किसी भी छात्र का यदि कोई प्रश्न हो तो वह पूछ सकते हैं। गुरुजी एक बार अभिप्राय और उद्देश्य में थोड़ा सा समझाएं दोबारा। हाँ, बहुत सुंदर। देखिए, उद्देश्य और अभिप्राय दोनों को ही यदि जब आप पुस्तकों में ढूंढेंगे तो आपको क्या मिलेगा, पर्यायवाची मिलेंगे दोनों। उद्देश्य और अभिप्राय काफी हद तक एक ही है, परंतु कोई न कोई शब्द किसी न किसी शास्त्र में एक अलग अर्थ को लेकर के चलता है। योग दर्शन के कई ऐसे शब्द हैं जो केवल उसकी ही परिभाषा के अनुकूल चलते हैं, बाकी जगह उसकी परिभाषा अलग हो तो हो, परंतु योग दर्शन में जो उस शब्द की परिभाषा होगी वो अलग ही होगी। जैसे वहां वासना शब्द आता है तो उसका अर्थ वहां अलग होता है, अन्य स्थलों पर अलग होता है, वैसे ही यहाँ पर अभिप्राय का अर्थ भी हमको अलग लेना है। उद्देश्य और अभिप्राय को अलग करना है। उद्देश्य से हमको हेतु समझना है, प्रयोजन समझना है, और अभिप्राय से हमको परिभाषा समझना है। पूर्व में कहा था कि यह यहाँ पर जो अभिप्राय यह शब्द है ये परिभाषा की ओर इंगित कर रहा है जी। अनुदेशन से आप समझते क्या है, ठीक है जी जी जी। हाँ, अब स्पष्ट हुआ है जी, हो गया। हाँ, यदि नहीं हुआ है तो निसंकोच आप पुनः पूछ सकते हैं। नहीं गुरुजी, काफी अच्छे से हो गया। इसके उपरांत यदि अन्येषामपि केषां प्रश्नः स्यात् तर्हि प्रष्टुं शक्नोति। महोदय, शाब्दिक और अशाब्दिक व्यवहार थोड़ा समझ में नहीं आया है। हाँ, बहुत सुंदर। देखिए, शाब्दिक क्या हुआ, वर्बल हुआ, यानी जब कोई शिक्षक क्लास में जाता है तो उस समय वह बोल करके पढ़ाता है, ठीक। और एक पढ़ाना वो हो जाता है जो अशाब्दिक होता है। वह कैसा पढ़ाना है कि शिक्षक के व्यवहार से जब छात्र सीखते हैं
ठीक है। तो शिक्षण क्या है? एक बहुमुखी प्रक्रिया है। उसको वह केवल यहाँ पर ही समाप्त नहीं हो जाती कि शिक्षक ने पुस्तक उठाई, पढ़ा और बच्चों को बता दिया और इतने तक ही समाप्त हो गई, ऐसा नहीं है। शिक्षक जाता है कक्षा में तो एक निश्चित व्यवहार को लेकर के चलता है, चलने का ढंग बदल जाता है, बात करने का तरीका बदल जाता है और किसी से प्रश्न पूछवाने का तरीका बदल जाता है और किसी से व्यवहार करने का तरीका बदल जाता है। ठीक, तो यही सब और सबसे ज्यादा जरूरी होती है कि संचारी भाव मुख्य। ठीक, मुख पर हमारे 33 प्रकार के व्यभिचारी भाव होते हैं, संचारी भाव होते हैं। तो कहां पर कैसा एक्सप्रेशन देना है, यह भी क्या है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, अशाब्दिक संप्रेषण है। ठीक है जी। तो बोल करके समझाना हुआ शाब्दिक और बिना बोले समझाना क्या हुआ? अशाब्दिक हुआ। लिंगात्मक भी कह सकते हैं। जो आपने व्यवहारजन्य तकनीकी के उदाहरण दिए ना 3, हाँ जी, हाँ जी, हाँ वो बता दीजिए एक बार दोबारा से। हाँ, एक में माइक्रो टीचिंग है। हरिओम। हाँ जी हाँ जी। हाँ, माइक्रो टीचिंग। अब माइक्रो टीचिंग देखिए क्या होता है, जब आप आगे पढ़ेंगी तो वहां पर आप समझ पाएंगी। माइक्रो टीचिंग में एक व्यक्ति आगे जाता है, वह उस अपने विषय को पढ़ाता है और उसके बाद अन्य लोग उसका पर्यवेक्षण करते हैं। ठीक है, तो यह क्या हुआ? यह माइक्रो टीचिंग हुआ। ट्री ग्रुप ट्रेनिंग में भी ऐसा ही होता है, पूरे ग्रुप के साथ ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक, और टीम टीचिंग यह हुआ कि टीम के साथ रह करके टीचिंग करना, अर्थात पढ़ाना। सोनी जी, आपको स्पष्ट हुआ है? कॉल चल रही है ना। हेलो, हाँ जी। अच्छा, अन्य किसी का कोई प्रश्न? जी गुरुजी। हाँ, पूछिए। गुरुजी, एक प्रश्न था कि शिक्षक बच्चों में जो व्यवहार परिवर्तन करेगा वो किस प्रकार से करेगा, उसको एक बार आप समझा दीजिए। व्यवहार परिवर्तन करने के लिए सबसे अत्यधिक आवश्यक है कि आपको जानना होगा कि क्या व्यवहार परिवर्तन मुझे छात्र में करना है। क्योंकि जब तक आप यही नहीं जानेंगे कि समस्या मेरे सामने क्या है, तो आप यह भी समझ नहीं पाएंगे कि समाधान क्या रहेगा। तो सबसे पहले आप कोई उदाहरण दीजिए कि किस प्रकार का व्यवहार परिवर्तन आप करना चाहते हैं छात्र में। अब उदाहरण के लिए चलो मैं ही उदाहरण देता हूं कि कोई कक्षा में बैक बेंचर है, वो पीछे प्रतिदिन बैठता है। अब वो पीछे बैठ करके हल्ला गुल्ला करता है, आगे से शिक्षक जो पढ़ा रहा है उसका उन शिक्षक की तरफ कोई ध्यान होता ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में शिक्षक क्या करे, क्योंकि वो तो पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है। तो तब आप वहां पर ऐसा व्यवहार परिवर्तन करेंगे छात्र का कि क्योंकि व्यवहार परिवर्तन उसका आवश्यक है, क्योंकि अगर उसका नहीं करेंगे तो पूरे छात्रों का ही व्यवहार बदल जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, वो गलत की तरफ बढ़ चलेंगे। तो इसीलिए उसका व्यवहार परिवर्तन आपको ऐसा करना है कि उस छात्र को या तो आप अकेले में बुला करके उसको समझाएं, तब भी नहीं समझता है तो प्रतिदिन उसको आगे बिठाएं, उससे प्रश्न करना चालू करें। कोई भी यदि पाठ आप पढ़ा रहे हो तो उससे प्रश्न किया करो। ठीक, तो एक तो कक्षा का जो है पर्यावरण बन जाएगा, दूसरा वो थोड़ा थोड़ा करके जिज्ञासु उस विषय के प्रति होता चलेगा। क्योंकि कई छात्रों को ये होता है कि जो सर हैं वो आगे के ही बच्चों को पढ़ाते हैं, पीछे वालों की तरफ तो ध्यान देते ही नहीं है, पीछे वालों को मूर्ख समझते हैं सभी, तो इसीलिए ही वो अपनी मस्ती में रहते हैं। परंतु जब आप पीछे भी कम्युनिकेशन करेंगे तो तब व्यवहार में परिवर्तन आएगा उनके कि नहीं, टीचर का हमारी तरफ भी ध्यान है, हमें भी वो उतनी ही तवज्जो देते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप व्यवहार परिवर्तन कर सकते हैं कि एक शिक्षक का
पूरी कक्षा में कम्युनिकेशन होना चाहिए, कोई भी छात्र नहीं छूटना चाहिए, चाहे वो आगे हो, पीछे हो, चाहे बीच में हो। ठीक है जी गुरुजी। हाँ, छात्र की जब इस प्रकार से प्रक्रिया से मानसिकता बदलेगी तो उसका स्वयं व्यवहार परिवर्तित हो जाएगा। और मुख्य तो यही आपके प्रश्न का उत्तर है कि पहले आपको समस्या देखनी होगी, फिर ही आपको समाधान मिल पाएगा। जी गुरुजी। अन्य कोई? तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो समाप्त किया जाए। जी सर, धन्यवाद। तो आप सभी ने आज प्रकरण पढ़ा कि शिक्षण अधिगम तकनीकी के अंतर्गत किस तरीके से व्यवहार जन्य जो तकनीकी है उसका उपयोग करेंगे और अनुदेशनात्मक तकनीकी के माध्यम से विद्यार्थी को अधिगम करने के लिए अध्यापक किस प्रकार प्रेरित करेगा। कक्षा का प्रारंभ प्रस्तावना से किया जाना अति उत्तम है, जहाँ ये पूछा गया कि शिक्षक का प्रधान कारक या कार्य क्या है और विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना, हिंट प्रोवाइड करना कि विद्यार्थी जवाब में यह देने का प्रयत्न करें कि व्यवहार परिवर्तन करना शिक्षा या शिक्षक का कार्य है। और व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया में जो क्लिष्ट शब्द जिसकी अभिव्यक्ति की गई, जो अध्यापक के द्वारा कहा भी गया कि कई बार पाठ्यक्रमों में कई क्लिष्ट प्रश्न होते हैं या क्लिष्ट शब्दावली होती है जिसका काठिन्य निवारण करना अध्यापक के लिए अति अनिवार्य है। अध्यापक की इस गंभीरता को समझकर विद्यार्थियों को उस शब्द की अभिव्यक्ति करना भी बहुत सराहनीय है। साथ ही साथ दृष्टांतों का बहुत ही उत्तम तरीके से प्रयोग किया गया कक्षा में। सरलता और सहजता से कक्षा का प्रस्तुतिकरण किया गया है यहाँ पे, किंतु जो एक बिंदु का आपके द्वारा विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा, हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जुड़े हुए हैं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी हमें वही नीति अपनानी है जो हम वास्तविक कक्षा में अपनाते हैं। सामूहिक जवाबों को हम नहीं लेंगे। अध्यापक के द्वारा जब प्रश्न पूछा जाएगा तो प्रश्न पूछने के बाद अध्यापक अपनी कक्षा के विद्यार्थी को नाम से संबोधित करते हुए कि आप अपना विचार, अपना मत इसमें प्रकट कीजिए। फिर आप किसी दूसरे का नाम पुकार सकते हैं, फिर तीसरे का नाम पुकार सकते हैं, क्योंकि अध्यापक अपने प्रश्न के माध्यम से केवल जवाब जानने की प्रतीक्षा में नहीं रहता है, बल्कि वह यह भी जानता है, वो मूल्यांकन कर रहा है कि मेरी कक्षा के विद्यार्थी सतर्क होकर, सचेत होकर मेरे प्रकरण को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। तो आपके द्वारा लिए जाने वाले जो नाम होंगे वो पूर्व निश्चित नहीं होंगे, या आपने हर बार ये निश्चित नहीं किया हुआ है कि पहला प्रश्न मैं इससे पूछूंगा, दूसरा प्रश्न मैं इससे पूछूंगा। इससे जी मैम, किसी भी बालक के चयन की स्थिति हो सकती है और जब आपको ये ज्ञात हो जाए कि विद्यार्थी अधिकांशतः जवाब नहीं दे रहे हैं तो आपको यह भी पता चल जाएगा कि विद्यार्थी कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा है और उसके लिए भी मुझे विद्यार्थियों को सचेत करना है। तो सामूहिक जवाब हमें कदापि नहीं लेना है। और बाकी कक्षा बहुत ही उत्तम रही, सराहनीय रही और सहज तरीके से आपके द्वारा कक्षा शिक्षण करवाया गया है। इसके लिए मैं आपकी सराहना करती हूँ। बहुत बढ़िया, धन्यवाद मैम। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट प्रस्तुतिकरण को प्रारंभ करते हैं।